एक्सिनस रद्दी है। ये काफी कॉमन सेंटिमेंट है एक्सिनस को लेकर और इस बार S24 बेस एंड प्लस दोनों में एक्सिनस का 2400 है, जबकि S24 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। लेकिन बाकी लोगों की वीडियोस के कुछ कमेंट्स में मैंने देखा है कि एक्सिनस 2400 को लेके थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, तो क्या इस बार कुछ बेटर हुआ है? तो चल क्या रहा है? क्या अभी भी परफॉर्मेंस एंड हीट इश्यूज हैं? थ्रॉटलिंग का क्या कैमरास दोनों के इक्वली गुड है? एंड व्हाट अबाउट बैटरी लाइफ? और ऐसा क्यों कि इंडिया में एक्सिनस मिलता है जबकि यूएस में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है? तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे एंड ऑब्वियसली इसका डिस्प्ले कैसा है, बैटरी कैसा है, सॉफ्टवेयर कैसा है, इन सब चीजों की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। आजकल के जो फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं या चिप्स हैं, उनके बीच में ना ज्यादा फर्क रहा नहीं है। अगर आप रियल वर्ल्ड यूसेज करें तो परफॉर्मेंस डिफरेंस बेयरली नोटिसेबल है, लेकिन जो मैटर करता है वो है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। देखो, एक्सिनस के साथ होता ही है कि उसकी तुलना हमेशा स्नैपड्रैगन से की जाती है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सिनस 2400 प्रोसेसर को ऐसे ही देखें तो ना ही उसकी परफॉर्मेंस में कोई इशू है, ना ही हीट करता है, ना ही लैग करता है। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की रॉ परफॉर्मेंस एक्सिनस 2400 से तो आगे है, लेकिन एक्सिनस 2400 क्लोज है। और दूसरा, आपको मिलते हैं एकदम टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। आपको मिलता है LPDDR5X रैम जो काफी फास्ट है और बैटरी एफिशिएंट भी है, और आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है UFS 4.0 जो स्मार्टफोन की दुनिया में फास्टेस्ट स्टोरेज है। सो विदाउट अ डाउट बहुत ही स्नैपी फोन है ये। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, अगर इसमें एक्सिनस है और इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है तो क्या परफॉर्मेंस में फर्क है? देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि दोनों में AI फंक्शंस इक्वली अच्छा काम करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले कुछ गैलेक्सी AI फंक्शंस टेस्ट कर लेते हैं। एंड फोटो एडिट में मैं पहले डॉग को इधर मूव करके गैप को फिल करने की कोशिश करता हूं। एंड ये रहा। अब डॉग को हटा ही देते हैं और फिल करते हैं। और अब फोटो को थोड़ा स्ट्रेटन करके जो आसपास के गैप्स हैं उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम AI फंक्शंस को देखें, स्पेशली फोटो एडिटिंग वाले, तो फर्क कुछ खास था नहीं। इनफैक्ट कुछ टाइम से जब एक्सिनस ने बेटर किया तो ना ही एक्यूरेसी में फर्क है, ना ही स्पीड में। AI फंक्शंस को मैंने कवर किया है अपने S24 अल्ट्रा के इंप्रेशंस में, तो आप वो वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि दोनों के कैमरा कैपेबिलिटीज और जो फोटो प्रोसेसिंग है उनमें तो कहीं फर्क नहीं। और अगर आप फोटोज देखेंगे साइड बाय साइड दोनों फोन से तो आप ज्यादा डिफरेंस बता नहीं पाएंगे। S24 में हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, बट फर्क ज्यादा नहीं है। एंड गाइस, गेमिंग के मामले में भी मैंने आधे से पौना घंटा खेला, उसमें भी मुझे कोई हीट फील नहीं हुई। बाय द वे, एक चीज बता देता हूं आपको कि एक्सिनस 2400 में मिलता है एक्लिप्स GPU जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के एड्रीनो GPU से थोड़ा ज्यादा कैपेबल है। और इसका फर्क आपको डेफिनेटली फ्रेम रेट में दिखेगा। जो गेम्स खेलेंगे आप तो स्टेबल फ्रेम रेट आपको ज्यादातर एक्सिनस 2400 में मिलेगा। लेकिन एक जगह जहां S24 बेस मार खा सकता है वो है कूलिंग में, क्योंकि देखो इसमें आपको मिलता है एक बड़ा वेपर चेंबर, सिंपल बिकॉज इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो इतना बड़ा वेपर चेंबर नहीं आ सकता। इसलिए कूलिंग की वजह से जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस इशू हो वो हो सकती है। पर हाँ, फेयर कंपैरिजन भी नहीं है ये, पर एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो गाइज, हमने देख लिया कि फोटोज में क्या फर्क है, गेमिंग में कितना फर्क है, AI कैपेबिलिटीज में कितना फर्क है, और सच बताऊं तो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। और यही कुछ चीजें जो आप एवरीडे बेसिस पे अपने फोन पे करते हैं। तो देखा जाए तो चाहे आप एक्सिनस 2400 ले या स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ले, इतना फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक हट के यूज केस लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप वीडियोस को एडिट या एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना फर्क आता है। तो गाइज, मैंने नियरली 2.5 मिनट का एक 4K वीडियो प्रोजेक्ट बनाया और एक्सपोर्ट करने की कोशिश की VN एडिटर यूज करके। एंड स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 10 सेकंड ज्यादा तेज था एक्सिनस 2400 से। वैसे ये यूज केस सबके लिए है भी नहीं, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली आप वीडियोस को एडिट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, और अगर आप करेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली तो शायद आप वैसे भी S24 अल्ट्रा ही प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका कैमरा हार्डवेयर बेटर है। लेकिन इस यूज केस में डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लीड लेता है। अच्छा, ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन अगर आप AnTuTu स्कोर्स देखें S24 अल्ट्रा के जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, डेफिनेटली एक्सिनस 2400 से तो ज्यादा है। और इसका बस इतना ही मतलब है कि जब भी आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे पीक परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ तब स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला फोन जो है दैट विल परफॉर्म फास्टर। लेकिन आप अपने आप से इतना पूछिए कि आप ऐसी कोई चीज कितनी फ्रीक्वेंटली करेंगे जहां पे आपको पीक परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैंने चलते फिरते Geekbench स्कोर्स भी देख लिए, और जो CPU के बेंचमार्क स्कोर्स थे वो तो प्रोपोर्शनली है जैसे AnTuTu में आए थे, लेकिन जब मैंने GPU बेंचमार्क स्कोर्स देखे तो वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से ज्यादा थे। लेकिन सीरियसली गाइस, स्कोर्स असाइड, अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज देखें ना तो 95% चीजें जो आप करते हो उसमें आपको कुछ फर्क दिखेगा ही नहीं दोनों फोन्स में। हाँ, एक क्वेश्चन है बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर, वो हम इस वीडियो में थोड़ा बाद में टच करेंगे, तो हैंग टाइट।
चलिए, अब अगर कुछ क्लैरिटी आ गई है बिटवीन Exynos 2400 एंड Snapdragon 8 Gen 3, तो आगे बढ़ते हैं और फोन्स की बाकी बातें करते हैं, डिस्प्ले की, डिजाइन की, बैटरी की। देखिए, डिजाइन वाइज सुपर प्रीमियम एंड सब टॉप ऑफ द लाइन चीजें हैं। साथ में आपको मिलता है IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम और बेजल्स जो अब इतने सिमेट्रिकल हो गए हैं कि फोन बहुत ही बढ़िया दिखता है। और गाइस, इससे एक चीज कमाल की ये हुई है कि जो S23 का डिस्प्ले है जो 6.1 इंच है, इसी साइज में आपको अब एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो कि 6.2 इंचेस का है। तो सेम पैसों के लिए सेम डायमेंशन में अब आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलती है। और फिर इसकी जो कर्व्ड एजेस है वो काफी कंफर्टेबल ग्रिप देते हैं और फ्लैट डिस्प्ले तो वैसे ही कमाल का लगता है। अच्छा, डिजाइन को लेकर एक और पॉइंट है मेरा, पूरे एंड्रॉइड दुनिया में कोई भी कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन नहीं है, या तो सारे 6.4 इंच से बड़े हैं या 6.7 इंच, 6.8 इंच, ये आपको 6.1 इंच का मिलता है। Asus का Zenfone 10 है एंड्रॉइड की दुनिया में, लेकिन फिर वही उसकी अवेलेबिलिटी को लेके काफी इश्यूज हैं। हाँ, अब गूगल का Pixel 8 है जो कि सेम 6.2 इंचेस का है, लेकिन फिर उसकी जो रॉ परफॉर्मेंस है वो उतनी हाई नहीं है, ऑल्दो फोन फ्लैगशिप लेवल का कहा जा सकता है। और अगर आप दूसरे इकोसिस्टम में देखें तो फिर iPhone 15 बेस मॉडल है, लेकिन उसको लेके कुछ थॉट्स हैं जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। बट इतना कॉम्पैक्ट, गुड लुकिंग, कंफर्टेबल फ्लैगशिप डिवाइस जिसके कैमरास भी बहुत अच्छे हैं, ये नहीं मिलेगा आपको। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, और सैमसंग का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है और इसकी तरह तो कुछ है ही नहीं। मतलब इट इज इजीली सेगमेंट का बेस्ट एंड इंडस्ट्री में भी बेस्ट ही है। लेकिन दो बड़े इंप्रूवमेंट्स है इस बार, और S24 बेस एंड प्लस में S24 अल्ट्रा की तरफ पीक ब्राइटनेस है 2600 निट्स। देखो, हाई ब्राइटनेस होना एक बात होती है, लेकिन हाई ब्राइटनेस मेंटेन करते वक्त कलर्स की एक्यूरेसी एंड कंटेंट की एक्यूरेसी मेंटेन करना वो कंप्लीटली अलग बात होती है। और इस चीज को लेकर ना सैमसंग फोन्स बेस्ट रहते हैं। अच्छा, एक और बढ़िया बात, इस बार दोनों बेस एंड प्लस मॉडल्स में LTPO डिस्प्लेस है, यानी इनका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक जा सकता है ऑन द लो साइड एंड 120 हर्ट्ज ऑन द हाई साइड, और इसी वजह से अब ये फोन्स ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है। अच्छा, एक चीज जो काफी लोगों से मिस हो गई सैमसंग से भी, कि अब S24 प्लस में आपको अपग्रेडेड स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है S24 अल्ट्रा जितना। मतलब यार, इस सेगमेंट में इस प्राइस पे इनसे बेटर डिस्प्लेस किसी भी फोन में नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं कैमरास की। तो गाइस, कैमरा हार्डवेयर बेस एंड प्लस मॉडल्स का दोनों का सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि S24 अल्ट्रा में जो 50 मेगापिक्सल 5x टेलीफोटो लेंस है वो इनमें नहीं है, बाकी सब सेम है। और ये कुछ सैंपल्स जो मैंने बेस S24 से लिए हैं। देखिए, अभी मैं इन डेप्थ रिव्यू में नहीं गया हूँ, लेकिन फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ये काफी कंपेरेबल है टू S24 अल्ट्रा के पिक्चर्स। और मैंने ना पोर्ट्रेट मोड में भी कुछ फोटोज लिए एज डिटेक्शन चेक करने के लिए एंड फोकस फॉल ऑफ देखने के लिए, तो काफी अच्छा लगा। अगेन, मैं डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, ऊपर से काफी सही लग रहा है। एंड गाइस, अभी भी S24 बेस एंड प्लस 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पे, एंड 4K रिकॉर्डिंग एट अप टू 60 FPS, एंड क्वालिटी काफी अच्छी है। वैसे आपको ये सारे फोटो सैंपल्स एंड वीडियो सैंपल्स डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड करके खुद क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बट इन डेप्थ थोड़े टाइम बाद जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव पार्ट की, विच इज बैटरी लाइफ। और क्योंकि बेस और प्लस में Exynos है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो S24 एंड S24 प्लस दोनों में बैटरी कैपेसिटीज इंक्रीज हो गई हैं, लेकिन बैटरी लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन बैटरी कैपेसिटी। जैसे अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखेंगे, 65% पे मेरे को 4 घंटे की बैटरी मिल गई है, लेकिन फिर भी 35% मेरे पास अभी भी इस फोन पे बचे हैं। मतलब अगर वो बचे हुए 35% के साथ मेरे को 2 घंटे बैटरी लाइफ भी और मिल जाती, तो मेरा टोटल स्क्रीन ऑन टाइम होता 6 घंटे, जो आई थिंक काफी इनक्रेडिबल है फॉर अ फोन दिस साइज, जिसकी बैटरी कैपेसिटी भी लिमिटेड है और फ्लैगशिप चिप यूज कर रहा है। एंड ऑब्वियसली S24 प्लस, जिसमें काफी बड़ी बैटरी कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू बेस, इसमें तो डेफिनेटली आपको बैटरी लाइफ और भी अच्छी मिलेगी। अच्छा, हीटिंग को लेके एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, तो लोग बोल सकते हैं कि यार करण, तुम तो दिल्ली के ठंड में बैठे हो, तो फोन गर्म कैसे होगा? क्योंकि Exynos फोन्स में यूजुअली ये एक इशू हुआ करता था, स्पेशली वाइल चार्जिंग, या अगर आप कैमरा को बहुत लंबे टाइम यूज करते थे। लेकिन मैं अभी मुंबई गया था और वहाँ पे टेम्परेचर्स थे अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे भी मुझे फोन गर्म कभी भी फील नहीं हुआ। Snapdragon 8 Gen 3 के मुकाबले हल्का सा वार्म रहता है, लेकिन Exynos 2200 से अगर कंपेयर करें तो बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट है। अब एक बात पे आते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आप में से काफी लोग सोच रहे हैं कि अगर मेरे को 80,000 रुपए खर्च करना ही है, तो क्या मैं iPhone 15 बेस मॉडल ना ले लूं? अब देखिए, iPhone या iOS, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, और एक पूरा डिफरेंट इकोसिस्टम है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एंड्रॉइड पे हैं,
और अगर आप S24 की तरफ लीन कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिससे मुझे लगता है कि S24 शायद बेटर ऑप्शन हो आपके लिए। पहली बात, सेम प्राइस पे आपको S24 बेस डबल स्टोरेज देता है। आईफोन में आपको 10 या 15,000 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे टू गेट दैट सेम स्टोरेज। दूसरा, iOS इज अ डिफरेंट इकोसिस्टम, उसको सीखने का एक लर्निंग कर्व है, मतलब आपको टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने में। एंड मैंने इनफैक्ट एक वीडियो की है जो आपको देखनी चाहिए अगर आप सोच रहे हैं आईफोन पे शिफ्ट करने का, तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। तीसरा, टेलीफोटो लेंस है ही नहीं आईफोन 15 के बेस एंड प्लस मॉडल्स में, इसमें एटलीस्ट आपको वो एक एक्स्ट्रा लेंस मिलता है। आईफोन में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, माना कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी एक फीचर है जो मिसिंग है। अगला, कोई भी AI कैपेबिलिटीज जो आपको S24 सीरीज में तीनों फोन्स में देखने को मिलती है वो आपको आईफोन में तो मिलेगी ही नहीं, इट्स अ कंप्लीट मिस आउट। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो काफी इंफीरियर डिस्प्ले है क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी नहीं है और इतनी ब्राइट स्क्रीन भी नहीं है। अच्छा, आईफोन सीरीज में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है, तो अगर आपके पास घड़ी है, ईयरबड्स है और अगर आप उसको चार्ज करना चाहते हैं तो आप S24 सीरीज में तो कर सकते हैं लेकिन आईफोन के साथ नहीं कर सकते। आईफोन में रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज भी नहीं है जो गेमिंग में काम आता है। काफी रियलिस्टिक लुकिंग गेम्स आप खेल सकते हैं, अभी इतने हैं नहीं लेकिन एटलीस्ट फ्यूचर में आए तो आईफोन तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और ऑफिशियली एप्पल आई थिंक 5 साल के iOS अपग्रेड्स देता है, लेकिन इस बार सैमसंग ने प्रॉमिस किया है कि वो आपको 7 जनरेशंस ऑफ एंड्रॉइड अपग्रेड्स देगा, तो वो भी एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी आईफोन या एप्पल इकोसिस्टम में हैं या अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो शूट करते हैं फोन से तो डेफिनेटली आईफोन वुड बी अ बेटर चॉइस, बट अदरवाइज S24 बेस या प्लस वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अब गाइस, आखिर में एक सवाल का जवाब देता हूं मैं आपको कि इंडिया में एक्सिनोस क्यों है और यूएस जापान में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 क्यों है। इसका एक बहुत सिंपल रीजन है। यूएस में चलता है CDMA टेक्नोलॉजी, याद है जो हमारे वो गरुड़ फोन्स आए थे या टाटा डोकोमो आया था, अब नहीं चलता है। यूएस में CDMA टेक्नोलॉजी को यूज करने के जो राइट्स है ना वो क्वालकॉम के पास है और इसीलिए सैमसंग के लिए इट्स जस्ट बेटर कि हम क्वालकॉम के ही स्नैपड्रैगन चिप्स यूज कर ले, ना कि खुद के एक्सिनोस के चिप्स। अब इंडिया में GSM टेक्नोलॉजी है और सैमसंग अपने खुद के चिप्स बना ही रहा है, तो इट्स जस्ट गुड बिजनेस सेंस कि वो अपने ही चिप्स यूज करे, उनके लिए ज्यादा एफिशिएंट है। और दूसरी चीज, इससे सैमसंग अपनी खुद की सप्लाई चेन डेवलप कर सकता है, बिल्ड कर सकता है और अपनी डिपेंडेंसी ऑन क्वालकॉम कम कर सकता है ओवर टाइम। और इन सबको नजर रखते हुए उन्होंने S24 और बेस एंड प्लस में अपने ये चिप्स डालने शुरू कर दिए हैं। और देखिए, अगर सैमसंग को यही स्ट्रैटेजी रखनी है तो इनको जो गैप है बिटवीन स्नैपड्रैगन एंड एक्सिनोस, इसको इनको और कम करना पड़ेगा। मतलब परफॉर्मेंस एंड बैटरी तो ऑप्टिमाइज करनी ही पड़ेगी और साथ ही साथ इनको एक प्राइस बेनिफिट भी देना चाहिए यूजर को। अगर खुद के चिप्स हैं तो ये स्नैपड्रैगन वेरिएंट्स से अपनी फोन्स की प्राइस को कम कर सकते हैं अगर एक्सिनोस यूज करते हैं। एंड बाय द वे, सैमसंग की वेबसाइट पे ये 80,000 रुपए का होगा, लेकिन काफी डिस्काउंट्स हैं, काफी एक्सचेंज ऑफर्स भी हैं जिससे प्राइस काफी कम आ सकती है। एंड ऑफलाइन मार्केट्स में शायद आपको ये 65-70 का मिल जाएगा, तो प्लीज बाहर जाके एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। तो बस गाइस, S24 बेस एंड प्लस को लेके तो बस इतना ही था, और जो भी एक्सिनोस को लेके लोगों को इश्यूज थे, आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू काफी हद तक एड्रेस कर दिए। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट्स, क्वेश्चंस, कमेंट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वो बेल आइकन को मार्क करके ना ऑल जरूर दबा दीजिएगा, उससे चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं।